किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक और लाइटमैन गोपाल सिन्हा जी। चलिए मिलाते हैं गोपाल सिन्हा जी से। नमस्कार गोपाल सिन्हा जी। नमस्कार। नमस्कार बरुआ जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप रंगमंच में कब से रंगमंच में आए हैं, थोड़ा दर्शक भी जानना चाहता है। जी बरुआ जी, देखिए ऐसा है कि रंगमंच से जो मेरा पदार्पण हुआ वो सही मायने में देखा जाए तो बचपन में कह सकते हैं इसको, लेकिन बचपन में आप जानते हैं कि रंगमंच की वो जो एक ज्ञान होता है, जो उसकी एक विधा है, उससे आप बहुत ज्यादा करीब नहीं आते। बचपन में खेल की तरह हमने नाटकों से हमारा जुड़ा हुआ था स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन हम जब इंजीनियरिंग पढ़ने गए रुड़की 1969 में, तो वहां पर रैगिंग होती है, इंजीनियरिंग होती है, तो हमसे कहा गया कि कुछ करो। तो अब अचानक जो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, ये कुछ नहीं, तुम गाना गाओ, तो गाने से बहुत दूर था, उसकी नकल करके दिखाओ, अच्छा तुम ये करके दिखाओ, अच्छा तुम यहाँ पर आए हो, मान लो तुम जा रहे हो, तुम्हें कहीं सांप मिल जाए तो क्या करोगे। इस तरह की चीजें उन्होंने हमसे कराई, जो कहते हैं ना इम्प्रोवाइजेशन कराया हमको, तो मैंने करा और शायद उनको ठीक लगा। तो जब हम लोग का वेलकम फंक्शन हुआ बरुआ जी, तो हमारे सीनियर्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि इसमें कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें कौन कौन क्या करेगा। तो हम लोग तो डरे हुए थे, पता नहीं क्या है। तो उसमें सीनियर्स ने टीम बनाई और कहा कि ये गोपाल सिन्हा जो है ये कुछ कर लेता है, तो इससे कुछ नाटक स्किट कराओ। तो उनका तुम करोगे स्किट। अब हम लोग क्या करें, तो हमारे कानपुर में एक हमारे मित्र थे, वो भी कानपुर से आए हुए थे, और आपका शहर है कानपुर, तो हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलके कुछ तैयार किया, ऐसे ही एक्सटेम्पोर तैयार किया, और उसमें कैरिकेचर था कि वो जो चना जोड़ कैसे करता है, स्टेशन पर चाय कैसे देती है, एक कहानी बना ली उसी की कैरिकेचर मिला के। वो सब हिट हो गया। अब हिट हो गया तो लगा कि लड़के नए आए तो बड़ा अच्छा नाटक करते हैं। फिर ये बात है जुलाई अगस्त 1969 की, नवंबर में वहां पर हमारे IIT रुड़की में एनुअल फंक्शन होता है और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वहां पर। तो उसमें साहब हमारे फिर वो टीचर तक बात पहुंची, क्योंकि जो हम लोग के हॉस्टल थे, टीचर आते थे, वो भी सब रहते थे। उन्होंने हमसे कहा नाटक तुम लोग करोगे, फर्स्ट ईयर के लोग। तो साहब यहां से हमारी थिएटर शुरू हो गई। और एक बात और उल्लेखनीय है कि जो हमारा IIT रुड़की है, वहां पर उस जमाने में हम लोगों के लिए हॉबी के 25 मार्क्स कंपल्सरी होते थे। मतलब हॉबी हमें कोई लेनी है, और उसके 25 मार्क्स हमको मिलेंगे। तो आपने कल्चर चुन लिया? तो हमने ड्रामा चुना। ड्रामा था, म्यूजिक थी, बाकी सारे गेम्स, हमने ड्रामा चुन लिया। अब जब ड्रामा चुन लिया तो वो फिर हमारे करिकुलम के साथ हमारी उसमें भी आ गया। तो वो फिर सिलसिला हमारा ऐसा शुरू हुआ कि 4 साल तो हम लोगों ने साहब वहां पर नाटक किए, खूब पढ़ाई करी। इतना बताना मैं जरूर चाहूंगा, जो आज की जनरेशन भी है, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करी हमने, और नाटक भी किए हमने। और नाटक रमेश मेहता के नाटक बहुत किए हमने, जितना हो आज से नाटक बहुत मजेदार। और उसी से कुछ प्रेरणा लेके उन्हीं के जो हमारे टीचर्स थे या स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसको बना भी लेते थे कुछ। तो एक मैं आपको बताऊं, आपने एक नाटक बड़ा सुना, बहुत पॉपुलर हुआ है, जवानी की मशीन करके, है ना, उसमें हाँ वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, हाँ फ्रिज में जाते हैं, जवान हो जाती। तो उस जमाने में हम लोगों ने एक नाटक लिखा, हमारे सीनियर ने, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर होता है ना बिजली का, उसमें कम वोल्टेज जाओ तो बड़ा वोल्टेज निकलता है, बड़ा वोल्टेज कम होता है। तो उसमें उन्होंने ऐसी मशीन बनाई और लिखा उसका फैंटास्टिक ट्रांसफार्मर। इधर से बच्चा गया, बुढ़ा होकर निकला, बुढ़ा निकला जवान। तो हम लोगों ने टीचर्स के ऊपर मजाक करके, स्टूडेंट्स से मजाक करके, जो लड़कियां साथ पढ़ती थी, एक पूरी कहानी बना के फैंटास्टिक ट्रांसफार्मर बनाया। वो सब नाटक जब हम 4 साल के बाद, जो आपने पूछा कि हमारे रंगमंच की यात्रा कैसे शुरू हुई, नौकरी लगी हमारी इत्तेफाक से यहाँ लखनऊ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो यही पोस्टिंग हो गई हमारी हेड ऑफिस में ही। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो पता लगा कि जो हमसे सीनियर लोग थे हमारे इंजीनियरिंग के, वो यहीं पर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, PWD में
वो जो लोग वहां नाटकों में शौकीन थे वो पहले से लखनऊ में थे, और यहाँ पर लखनऊ में उस समय थिएटर बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था। यहाँ पर बड़ा जबरदस्त तरीके से दौर था। तो यहाँ पर संस्थाएं थी, दर्पण था, संकेत था, मेघदूत था। तो हमारे जो सीनियर्स थे बरुआ जी, वो चांस की बात थे, वो संकेत संस्था में थे उस जुड़े हुए। तो उन्होंने कहा यार हमारे साथ आ जाओ, बहुत बढ़िया शाम अच्छी गुजरेगी। तो उनकी वजह से हम लोग संकेत नाट्य संस्था में चले गए, और संकेत में उस समय जो उसके मेन निर्देशक थे वो थे केबी चंद्रा जी। और वो उनकी जो स्टेज की जो पकड़ थी, भव्यता थी, और वो नाटक भी हमेशा ऐसे लेते थे जिसमें कि स्टेज का एक भव्य रूप होता था। तो फिर कहा जाए कि जो हमारा एक हम लोग जिस रंगमंच की बात करते हैं, तो वो इंजीनियरिंग में शुरुआत हुई, और जब हम लखनऊ में आए तो संकेत नाट्य संस्था के साथ हमारी एक रंगमंच से जुड़ा हुआ, जिस रंगमंच की हम लोग बात कर रहे हैं, और आज भी मैं उस यात्रा में चल रहा हूं। जी जी। तो ये हमारी शुरुआत हुई, और शुरुआत हमारी अभिनय से हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि रंगमंच में जब कोई आता है तो अब नहीं उसका पहला प्यार होता है, और पहले और बाकी तो हमें फ्रैंकली स्पीकिंग हमें बहुत पता भी नहीं था कि क्या क्या विधाएं होती हैं। जब हम लखनऊ में आके हमने संकेत नाट्य संस्था, तो यहाँ पर दर्पण लखनऊ नाटक कर रहा था, मेघदूत भी नाटक कर रहा था, और भी संस्थाएं थी। तो अब चंद्रा साहब भी थे, वो क्या भव्य सेट, फिर वो लाइट, फिर वो साउंड, ये सब चीजें हो रही। तो उनकी विधाओं से हमारा परिचय हुआ हमारा। तो हम आए तो अभिनय में थे, अभिनय किया हमने, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे, तो चूंकि रोजी रोटी आप जानते हैं, तो उधर हम प्रेफरेंस देते थे। तो हमारी पोजीशन ऐसी हो रही थी कि हम शाम को अपने ऑफिशियल मीटिंग्स में, काम में बिजी होने लगे। तो थिएटर में आप जानते हैं रिहर्सल, एक्टिंग, 1 महीने रिहर्सल, और उस जमाने में आप जानते हैं हम लोग की जो स्कूलिंग थी वो ऐसी थी कि जो काम करो वो कमिटमेंट से करो, अनुशासन के साथ करो, और फिर वो करो। तो मैंने कहा 2 नाव पैर नहीं रखते। तो हमने अपने संस्था में कहा कि भाई हम रिहर्सल में टाइम पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो नेचुरली फिर अभिनय हमारे हाथ से छूटा। लेकिन केबी चंद्रा साहब ने मुझसे कहा गोपाल तुम टेक्निकल हो और हम नहीं चाहते, और जो तुम्हें हम देख रहे हैं तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो हमें नाटकों में चाहिए। तो मैंने कहा बताएं, तो बोले ऐसा है कि लाइट में कोई है नहीं यहाँ पर, तभी आप लाइट में भी जुड़ रहे थे। तो तुम लाइट करो। और उस समय उनके नाटकों में जो सत्यहरिश्चंद्र था, वो अमेरिका था, ध्रुव सामनी थी, वो दिल्ली से उनके कोई जानने वाले थे शिवेंद्र करके, उनको बुलाते थे। तो बोले मैं चाहता हूं कि तुम लाइट सीखो, तुम्हें आसानी होगी। मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं। बोले तुम टेक्निकल हो। मैंने कहा इस लाइट से टेक्निकल से खास मतलब नहीं है। बोले नहीं, वो तुम पकड़ लोगे आसानी से, तुम्हारे तो वो जज्बा है, तो तुम कर लोगे, मैं चाहता हूं तुम करो। तो मैं उनको गुरु मानता हूं। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, और उसमें आसानी ये होती थी बरुआ जी की लाइट के लिए आप जब भी टाइम मिलता है आप जाते हैं, लेकिन आपको अगर लाइट कर रहे हैं तो आपको 4-5 दिन चाहिए। जब वो नाटक रन थ्रू तैयार हो जाता है, 4-5 दिन गए, और जिस दिन नाटक उस दिन आप छुट्टी चाहिए आपको। तो आपको जो आपका एक ऑफिशियल जो आपकी रोजी रोटी है, वहां से आपको बहुत दिनों तक छुट्टी नहीं चाहिए। नहीं, आपने 4-5 दिन गए, 2 दिन देखा आपने, और जिस दिन नाटक उस छुट्टी ले ली, या तो आपका वो शौक जो नाटक का कीड़ा था वो चलता है, बरकरार रहेगा। और नौकरी से भी कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो फिर बरुआ जी फिर हम लाइट, ऐसा कुछ माँ सरस्वती की कृपा रही, और केबी चंद्रा साहब का हमको जो मार्गदर्शन मिला, वो ऐसा कुछ हाथ में शफा था कि वो लोगों को हमारे जो काम था वो पसंद आने लगा। तो फिर हमारी संस्था के नाटकों में उन्होंने फिर शिवेंद्र को बुलाना छोड़ दिया, फिर हम ही लाइट करने लगे। और बीच में हम अभिनय भी करते थे। एक सागर आपका हुआ, दया प्रकाश सिन्हा जी का, उसमें लीड रोल किया। इस तरह से जो भी नाटक हुए, फिर एक बाप रे बाप था सिन्हा जी का, वो के अग्रवाल जी ने डायरेक्ट किया था। हाँ, उसमें लीड रोल किया हमने। तो बीच में जब भी समय मिलता था हम अभिनय भी कर रहे थे, और नहीं तो फिर लाइट कर रहे थे। तो सिन्हा जी आपने क्या डायरेक्शन भी किया नाटकों में? हाँ, ऐसा है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं कभी कुछ सोचता हूँ कि म्यूजिक को छोड़ के बाकी सब किया हमने। अच्छा। तो हुआ ये कि जब काफी टाइम निकलता जा रहा था, और जब हम मेरी डिपार्टमेंट में प्रमोशन होते जा रहे थे, सीनियर पोजीशन होते जा रहे थे, तो फिर टाइम की दिक्कत होने लगी, मतलब लाइट के लिए भी, सबके लिए भी। लेकिन मैं किस तरह से मैनेज करता था
कि ऑफिस से काम भी ना रुके और थिएटर में जो मेरा जुड़ाव है वो ना रुके। फिर जब मैं सीनियर मानने लगे मुझे लोगों ने कहा गोपाल तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम सब कुछ करते हो, डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो? इसे होता है ना आपस में लोग मजाक करते हैं। तो लोगों ने छेड़ दिया मुझको, तो मैंने सोचा कि डायरेक्शन किया जा सकता है। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि गोपाल जी आप एक कालकोठरी नाटक है स्वदेश दीपक उनका, तो कह लगे कि इसको आप करिए, क्योंकि हमारे संगम बहुवारा जो कर रहे थे उनको वो समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा चलो करते हैं। इस बीच में एक हमारे साथ जुड़े आपके कानपुर के ही हैं, आईजी पुलिस आईपीएस में दिनेश डीसी पांडे जी। अच्छा। वो नजर कानपुरी के नाम से शायरी भी करते हैं, वो आईपीएस थे, वो आईजी पुलिस रिटायर हुए। उनको बहुत थिएटर से शौक था, आपके कानपुर में बहुत शुरुआत में किया उन्होंने। तो लखनऊ जब आए तो उस समय लखनऊ में तो वो जुड़ गए हमसे यहाँ पर। उन्होंने मुझसे कहा गोपाल जी मेरा भी मन है, क्योंकि बहुत सी सीनियर पोजीशन में थे वो पुलिस में, और उनका आप बोले कि मैं एक्टिंग क्या करूंगा, यार कुछ डायरेक्शन किया जाए तो करते हैं, हमारा आप मिलके करते हैं। तो उन्होंने पहले हम दोनों ने मिलके किया कांचन रंग और शंभू मित्रा का जो नाटक है। हाँ। और एक रमेश मेहता की ना पैसा बोलता है, अच्छा नाटक वो। तो ये जो नाटक उन्होंने एक संयुक्त निर्देशन में किया। फिर हमारे मित्र हरीश बडोला जी, उन्होंने उनके प्रयास से कालकोठरी, फिर वो संगीत नाटक एकेडमी जो है दिल्ली, नहीं शायद उनको कहीं से ग्रांट मिली, प्रोजेक्ट मिला उनको। अच्छा। वो किया हमने। इस बीच में हमारे संस्था ने संगीत नाटक एकेडमी में ये कहा, जो केंद्र संगीत एकेडमी है उनके यहाँ शायद कोई होता है कि जो निर्देशन में लोगों को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम है। तो सबसे पहले मैंने नाटक किया था बालक, एक प्रेमचंद की कहानी पर। वो कहानी कहीं मंचित नहीं हुई है, बहुत बढ़िया कहानी लगी मुझे। तो ये हमारे साथ के लोग हैं, संगम भगोड़ा और हरीश बडोला, इन सब ने वो भेजा वहां, वो मेरे नाम से सैंक्शन हो गया। तो ये जो शुरुआत में था कि डीसी पांडे जी ने कहा कि तुम मेरे साथ करो, फिर वो बालक आया, फिर कालकोठरी आई, तो मुझे लगा, और लोगों ने मुझे एज ए निर्देशक के रूप में मुझे पहचान दी, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं हमारे एक दर्पण लखनऊ के ही एक विवेक चटर्जी, बड़े पुराने, उन्होंने एक नाटक लिखा था हनीमून, तो वो मुझे मौका मिला डायरेक्ट करने का। उसके बाद फिर रोल नहीं किया। देखिए मैं वहाँ लाइट डिजाइन मेरी रहती थी, रोल नहीं किया मैंने। और फिर एक नाटक और आया सादा रात का, जो प्रकाश सिन्हा जी, मैंने जब उनका वो नाटक लिखा गया था वे बैक इन 76 या 78, तब मैंने उसमें लीड रोल किया था। और एक हमारे मित्र थे श्याम नारायण, वो भी इंजीनियर थे। अच्छा। उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था। तो मुझे एक बार प्रकाश सिन्हा जी बोले कि गोपाल मेरे कथा कंस की मेरा बहुत हो रहा है, मेरा एक नाटक है अपने अपने गांव, वो बहुत हो रहा है, लेकिन सादा रात का एक ऐसा है जो कि एक आम जो परिवार है उससे जुड़ी कहानी है, ये बहुत नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा है कि इसका बिका बहुत है, ये संस्करण दूसरा आ गया, लेकिन अभी नाटक इसके मंचन नहीं हुए हैं। तो गोपाल मैं चाहता हूँ कि हो, तो मैंने कहा सब मैं करता हूँ। तो मैंने, अब दिक्कत जानते हैं पैसे की होती है, तो मैंने उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो इंडिविजुअल प्रपोजल जाते थे उसमें लगा दिया, वो स्वीकृत हो गया। तो फिर सादा रात का हमने डायरेक्ट किया, उसके फिर दिल्ली में शो हुए, फिर भोपाल में शो हुए। ये जब हो रहा था तो यहीं पर एक बहुत अच्छे सिंगर हैं यूपी के, देवेश चतुर्वेदी, रेलवे में काम करते हैं, बहुत रिनाउंड सिंगर हैं। उन्होंने कहीं बात करके विवेकानंद की लाइफ पर एक ड्रामा कंसीव किया, और उन्हीं के साथी ने लिखा भी। वो लोग हमारे घर पर आ गए कि गोपाल जी आपसे हम प्ले डायरेक्ट करना चाहते हैं, ये विवेकानंद की लाइफ के ऊपर है और टोटल लाइव है, म्यूजिक जाएगी इसमें। मैंने कहा यार मैं इतना बड़ा डायरेक्टर तो अपने आप को नहीं मानता हूँ। बोले हमने आपका काम देखा और आपका कमिटमेंट देखा, आपको करना है इसको। तो मैंने वो जिम्मेदारी ली। तो स्वामी विवेकानंद के लाइफ के ऊपर वो प्रकाश पुंज करके प्ले हुआ, जो लास्ट ईयर, जब ये कोरोना के पहले की बात है, जनवरी में उसका 3-4 शो हो चुके हैं। लास्ट शो उसका लास्ट ईयर लास्ट जनवरी में हुआ। इस बार कोरोना के बीच खत्म हो रहा था, अभी 11 जनवरी को नॉर्दर्न रेलवे क्लब ऑफिसर्स ने उसको करवाया यहीं पर। कहाँ किया? वो ये इनका RDSO है लखनऊ में, उनका हॉल है नया, उनका हॉल बना, नया हॉल बना है। तो उसमें लाइट वाइट हमको बाहर से करनी पड़ी थी, लेकिन वहां पे अभी इस साल जनवरी में हुआ। तो इस तरह से करीब 7-8 नाटकों का डायरेक्शन, लाइव भी मैंने की। बस ये है कि जब मैं डायरेक्शन देता हूँ तो फिर मैं लाइट के लिए जिम्मेदारी रखता तो अपने पास हूँ, लेकिन किसी अपने जूनियर से जो मेरे सहयोगी रहे हैं उनको कहता हूँ भी देखो मैं
तो पूरा ओवरऑल देखूंगा, तुम संभालो, मैं रहूंगा, मैं करूंगा, जहाँ गलती होगी मैं बता दूंगा। तो एक्टर, लाइट डिजाइनर, फिर डायरेक्टर में भी आ गए। उसके बाद बीच में वो आपने पूछा नहीं लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ, लेखन, थिएटर से संबंधित। अच्छा, आप लिखते भी हैं? हाँ, मैं थिएटर से संबंधित, और मुझे नाटक की पुस्तक लिखी? नहीं, मैं नाटक नहीं लिखता हूँ। मुझे जो नाटकों के ऊपर जो विभिन्न विषय हैं, जो नाटक की अपनी जो यात्रा है, उसके बारे में मुझे बड़ा रहता है कि लोग जनरली लिखते नहीं है ना, क्या हो रहा है लखनऊ में। किसी जमाने में वर्कशॉप्स बहुत हो रही है लखनऊ में, उसका क्या हश्र है, क्या हो रहा है, तो उस पर लिखा। तो हिंदुस्तान टाइम्स से मेरे कई बार लेख छपे हैं। फिर यहाँ लखनऊ में लखनऊ महोत्सव शुरू हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी संस्थाओं के ऊपर, वो क्या, कैसे वो प्रोत्साहन दे रहे हैं यहाँ के रंगकर्मियों को, क्या हो रहा है, तो ऐसे मैं लिखता रहा हूँ। तो इसी बीच में मुझे ये लगा कि लखनऊ का इतना समृद्ध इतिहास रहा है, बहुत से बड़े बड़े लोग यहाँ पर नाम जुड़े हैं। अमृतलाल नागर जी हैं, और वो बहुत पहले एक वो थे, शुक्ला जी थे, और अमृतलाल नागर के फोर फादर, मतलब जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, नहीं कुमुदास बेटे थे उनके, सीताराम नागर उनके, अमृतलाल नागर पिताजी, फिर उनके बाबा, वो सब थिएटर से जुड़े हुए और बड़े नाम ऐसे हैं। प्लस लखनऊ में कल्चर का नाम तो सीधे जुड़ता है, उसमें डांस भी है, ड्रामा भी है, लेकिन जो रंगमंच आज हम देख रहे हैं कि हमारी संस्थाएं हैं, हमारे मंच हैं, ये कब की शुरुआत हुई। तो मुझे पता लगा कि वाद अली शाह के सामने से ये हुआ, तो मैंने कहा लोगों को पता नहीं है तो मैं कुछ करता हूं। तो फिर मैंने वहां से जो मुझे वो लगी, मुझे इनपुट मिला, तो मैंने शुरू किया खंगालना। उसमें आपने नाम लिया जो अभी कुमुद नागर के भाई थे, शरद नागर, उन्होंने कुछ काम कर रखा था, तो मैं उनसे मिला, उस समय थे वो, उन्होंने मुझे काफी उत्साहित किया, कहने गोपाल मैं ज्यादा नहीं कर पाया, तुम करो। तो फिर मैंने साहब लोगों को इंटरव्यू किया। डॉक्टर स्तोगी पुराने जमाने के हैं, 58-59 से नाटक कर रहे हैं, जब ये बहुत छोटे थे, तो ये उन लोगों को जानते थे जिन्होंने नाटक छोड़ दिया और किसी जमाने में बहुत करते थे। उन्होंने अपने घर पे मेरी मुलाकात करवाई लोगों से, तो मैंने इंटरव्यू लेके नोट करना शुरू किया। फिर मैं तमाम लोगों से मिला और मैंने जानकारी शुरू करी कि यहाँ पर कौन कौन संस्थाएं थी, 1910 में क्या था, 1930 में क्या था, वर्ल्ड वॉर जब हुई तब क्या था, कौन कौन लोग नाटकों जोड़े थे, कौन कौन नाटक की संस्थाएं थी, कौन कौन लोग अभिनेता थे। यहाँ पे तो मैं बात करता था लोगों से, तो लोगों को पता ही नहीं था। और आज की जो जनरेशन है वो, हम दिल्ली गए 2002 में, केवी चंद्रा साहब का नाटक था कथा कंस की, वो भारत रंग महोत्सव में हुआ, तो अच्छा लगा लोगों को। तो लोगों ने पूछा भाई कौन है ये, तो मैंने कहा केवी चंद्रा साहब हैं। तो लोगों ने अपने मित्रों से लखनऊ पूछा कि भाई कोई केवी चंद्रा है लखनऊ के, उनका नाटक। तो जिन लोगों से पूछा वो भी कह रहे हैं केवी चंद्रा। तो मैंने कहा यार जो लड़के नाटक कर रहे हैं उनको नहीं पता केवी चंद्रा साहब का नाम रहा है, मतलब वो एक सिंबल थे भव्य सेट के, भव्य नाटकों के। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं लौट के आया हूँ जी, मैंने 2003-04 से मैं लग गया, मैंने तब से मेहनत करी। तो 2000 अब फिर मैं नौकरी भी कर रहा था, फिर नाटक भी था, आप जानते ना, फिर एक सब चीजों एक साथ खोद के बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, और फिर वो डाटा चाहिए, कौन सा नाटक कब हुआ, कौन डायरेक्शन था, कौन लेखक था, कौन एक्टर थे। तो ये सब चीजें करते करते 2016 में आके मैंने एक छोटी सी पुस्तक निकाली, जो कि कहा जाए कि एक तरह से सिनॉप्सिस था पूरे लखनऊ थिएटर का। जब वो निकाला तो मुझे लगा कि अब हाँ लोगों को मिली, और मैं आपको भी किताब दूंगा, वो रखी है मेरे पास। फिर मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ जानकारी अभी शामिल नहीं है, छूट गई है, जो मेरे पास थी लेकिन किताब में नहीं है। और वो वाजिब है, क्योंकि अगर बहुत मोटी किताब हो जाएगी तो लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, लिखना तो चाहिए। तो फिर मैं 16 के बाद से फिर मैं लग गया। मैंने कहा इसको मैं अब जितना इसको विस्तार दे सकता हूँ वो दूंगा। सेकंड भाग कर लीजिए, उस पे जोड़िए। फिर आया, अब इस बीच में जब काम चल ही रहा था तो कोरोना आ गया, तो नहीं काम हो गया। अब मैं क्या करूं, थिएटर बंद। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास जानकारी भी है, तो लोगों ने ये डिजिटल मीडिया पे आना शुरू कर दिया था, इंटरव्यू हो गया या कोई कुछ। तो मैंने कहा मैं लखनऊ के रंगमंच को शेयर करता हूं, क्योंकि किताब हो सकता है लोग ना पढ़े ना जाने। तो फिर मैंने लास्ट ईयर मई में कोरोना एपिडेमिक के बीच में लोगों से शेयर करना शुरू किया, और इस साल अभी मई के फर्स्ट वीक में उसका 31वीं कड़ी वो थी, वो लास्ट कड़ी थी, जिसमें कि अब तक का, यानी कि इस साल जब कोरोना हमारा शुरू हुआ है, होली स्टॉप पूरा, मैंने उसको लोगों को शेयर किया, ये नाटक लखनऊ में इन लोगों ने किए हैं, ये हुआ। और इसी के बेसिस पर मेरी जो अब नई पुस्तक होगी वो कंप्लीट होगी, वो लेटेस्ट होगी,
तो ये काम, और मुझे इससे बड़ी संतुष्टि मिली बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैंने और मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, थपलियाल जी का, रस्तोगी साहब का, एक राजा अवस्थी जी हैं, हाँ। इवन संगम बोगड़ा हैं, हाँ। और पुराने लोग थे जो अब नाटक में इतने सक्रिय नहीं हैं, सबको मैंने फोन पे पकड़ा और मैंने उनका इंटरव्यू लिया, और फिर मैंने उनको आलेख भी उनका बनाया इंटरव्यू के बेसिस पर, ताकि वो एक रिकॉर्ड रहे। तो ये सब रंगमंच की ही बातें हैं जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपने फिल्में भी करी क्या? कुछ फिल्मों का भी शौक? हाँ, फिल्मों का देखिए शौक तो है मुझे, पैशन होता ही है, इच्छा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझको कहा जाए कि मुझे हरारत में करना है, हाँ। वो अंदर से ललक नहीं है अंदर से ललक, करने का मन करता है, लेकिन मैं सारी चीजों को, तो कि आप जानते हैं उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ऑडिशन देने दीजिए और आप उसमें एक बड़ी रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए तो एक तो नौकरी के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन टीवी में मैं वहाँ का दूरदर्शन का ए ग्रेड अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा। नाटक किए हैं। रुड़की का? नहीं, यहाँ लखनऊ दूरदर्शन, हाँ, यहीं पे शुरू हुआ 76 में। तो आप श्री प्रकाश बासुरी जी को भी जानते हो? हाँ, बहुत मेरे साथ नाटक करते थे। अच्छा, हाँ, जी जी, उनका वो तो खैर आजकल काफी काम कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा बिता। तो अब होता क्या है कि जैसे उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन में आइए, हम वहाँ गए, बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो फिर मैं मन नहीं करता, हाँ पे चला आता हूँ, तो लेकिन बीच में मुझको काम मिला, मैंने टीवी के कई प्लेज में काम किया, और अभी एक मेरा प्ले है जो दर्पण लखनऊ से मैंने किया था, डॉक्टर आप भी, लेटेस्ट मैंने उसमें एक्टिंग करी है। वो फिर अभी टीवी पर भी आया, मैं आपको उसका यूट्यूब में आपको DDUP का है, मैं आपको उसमें आपको भेज दूंगा। उसके बाद मैंने कुछ एड्स किए, एक माइक्रोसॉफ्ट जो ये है, इनका एक लॉन्च हुआ था मोबाइल सेट, उन्होंने लड़कियों को कैसे हम स्पोर्ट्स में आना चाहिए, तो उसको कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सानिया नेहवाल के साथ हमारा वो था कि वो उसको प्रेरणा दे के हम वो देखें, लोग बच्चे देखें, और कैसे स्कूल वालों को लड़कियों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आए। उस पर एक मेरा ऐड था करीब 4.5 मिनट का। फिर अभी लास्ट ईयर जब योगी जी के 100 दिन पूरे हुए, तो फिर उन्होंने उसमें उनका था वो गन्ने वन्ने का वो ऐड किया, और इस तरह से मैंने छोटे मोटे टेलीफिल्म्स करी हैं। लेकिन होता भी, और देखिए क्या हुआ, अभी सुटेबल बॉय जो बड़ा मीरा नायर का फेमस हाँ। है, उसमें मेरा ठीक ठाक रोल था, मैंने किया भी उसको, लेकिन जब आया तो पता लगा कि वो एडिट हो गया, और खाली मेरी वो ताली पीटते हुए तो कोफ्त होती है। हाँ, सही बात है। ऐसे मुझे अभी वो एक 2-3 फिल्में अभी आई, उसमें एक छूना करके उसका टाइटल है, उसका एक और था वो सत्यमेव जयते पार्ट 2, हाँ। सब में मेरी नाप हो गई, ड्रेस हो गई, सब कुछ हो गया। अब वो पता नहीं क्या हुआ, डेट्स का आगे पीछे हुआ, तो वो चीजें कब कोरोना के चक्कर में बंद हो गई, कुछ हो गया। अब एक बार अभी जब अप्रैल में मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी हो गई, फोन आया कि आप सब पहुंच जाइए अभी आप, और आपको गाड़ी लेने आ रही है। उस समय साहब उस दिन भयंकर कोरोना का वो था, तो कहने नहीं साहब आपका टेस्ट होगा। मैंने कहा भाई मैं वो रिस्क नहीं लेंगे। डॉक्टर रस्तोगी से उसने कहा होगा, मुझे फोन किया है, तुमने मना, तुम क्यों मना क्यों कर देते हो? मैंने कहा सर जिंदगी है तो हुआ, और आगे भी कहीं कुछ हो गया चक्कर, तो हम इस स्टेज पर आकर तो कोई नहीं कहले यार मैं तो अभी कल ही करके आ रहा हूँ। मैंने कहा आप करके आ रहे होंगे तो ठीक है, लेकिन अब जब इतनी खतरे हैं तो मैंने माफी मांग ली। सही है। तो ये मेरे साथ थोड़ी कुछ दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे है कि मुझे थिएटर से संतुष्टि है, और फिल्मों से मेरा मन है काम करने का, लेकिन कंडूसिव रहे, एक अच्छे माहौल में करें तो हम करेंगे काम। बिल्कुल और इंतजार है, लोग ऑडिशन लेते रहते हैं। आजकल जो लड़के सीधे फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए ऐसा है बरुआ जी, बहुत से लोगों को मैं जो रंगमंच के लोग हैं वो कहते हैं, डिस्करेज करते हैं कि आप थिएटर कर रहे हो तो थिएटर में रहो, लेकिन मुझे ये लगता है कि थिएटर में शायद रोजी रोटी का उतना बड़ा जरिया नहीं हो सकता, और जो फिल्मों में जो नाम है, जो पैसा है, उसको थिएटर उतना नहीं दे सकता। तो अगर लोग बच्चे जो जा रहे हैं थिएटर से फिल्मों में, मेरा सबसे कहना एक तो जो थिएटर हमें कमिटमेंट सिखाता है, जो डिसिप्लिन सिखाता है, और जो एक्टिंग की या जो भी काम हम करने जा रहे हैं उस समझ है, उसके प्रति उनको सजग रहना बहुत जरूरी है। लोग बच्चे समझते हैं कि हमारी शक्ल सूरत अच्छी हो गई, या मेरा शक्ल विलियन वाला है, बड़े बाल कर ले तो मैं गया और मैं एक्टर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको अपना बेस्ट देना है। उसके लिए मंत्र यही है कि आपको जो भी आप काम करने जा रहे हो, आपको अपनी मेरिट से, वो टैलेंट है जो अभिनय है, वो आपको उसमें आपको मेहनत करनी है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, मतलब कि
क्या चीज आप किस किस स्क्रिप्ट पे काम करने जा रहे हो, उसका अध्ययन, कैरेक्टर का। मतलब ये नहीं कि आपसे कहा गया कि तुम्हें डाकू बनना है तो अरे डाकू तो बन जाऊंगा। डाकू को आपको देखना पड़ेगा कि डाकू की किस तरह से पुलिस वाले आप बन रहे हैं तो आपको पुलिस की जो एक बेसिक कैरेक्टर है वो समझना पड़ेगा। अगर आप अफसर हैं तो आपको समझना पड़ेगा। पुलिस में तो अलग समझ। अगर यंग लड़के हैं तो ये नहीं आपको लगता है कि अरे मैंने तो फिल्मों में देखा था कि वो बड़ा डांस तो मैं कर लूंगा। नहीं, हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंस ना होके पहले अपने आप को आप मानसिक तौर पर तैयार करिए। और सबसे बड़ी बात है अनुशासित रहिए, कमिटमेंट रहिए कि हमें ये काम करना है और फिर गंभीरता से उसमें लगिए। तो मुझे लगता है कि बाकी तो देखिए किस्मत है, फिल्म में 90% किस्मत है, 10% आपको मौके की बात है क्या मिलता है। लेकिन अगर उसमें आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए ये सब गंभीरता बहुत जरूरी है अपने प्रोफेशन के प्रति। बिल्कुल जाएं। और चूंकि रंगमंच का हूं तो कहता ये हूं कि फिल्मों में अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो रंगमंच को याद रखना, जब भी मौका मिले तो रंगमंच पर भी अपने जौहर दिखलाते रहना। बहुत बढ़िया। चलिए कोई आप तो इतने रंगमंच भी किए, कोई ख्वाहिश रह गई हो कि यार अब ये करने की तमन्ना कुछ चीज है? ऐसा है कि कुछ और नया करने का? नहीं, देखिए ऐसा है कि नया करने का अब ऐसा तो कुछ दिमाग में नहीं रहता है। तो ऐसा कोई जैसे कि ये रोल हम करते तो बहुत अच्छा नहीं, देखिए हाँ, मैं कभी अपने आप को इस मापदंड में नहीं तोड़ने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि मुझे काम निरंतर मिलता रहे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, और चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे वो लाइट का हो, या चाहे डायरेक्शन का हो, तो मुझे मिलता है कि मेरी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। अब जो कोरोना हुआ, ये हुआ, मैं क्या करें, तो जो मेरा इस बार जो बीच में जो मैंने किया फेसबुक में और ये इतनी मेहनत करी, तो मुझे वो इसका एक आउटलेट था कि वहां निकल गया। तो मेरा कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मैं ये पर्टिकुलर रोल करूं या मैं डायरेक्शन करूं तो मेरा ये प्ले होना चाहिए। हाँ, ये मैं चाहता हूं कि मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, मैं फिर डायरेक्शन करूं, एक अच्छा प्ले डायरेक्ट हो, उसमें जितनी भी चीजें हैं, म्यूजिक है, लाइट है, एक सब बहुत अच्छी तरीके से निकल के आए। लेकिन कौन सा हो ये दिमाग में नहीं है। वो मुझे लगता है कि समय आएगा, मेरी यात्रा निरंतर चलती रहे, अच्छे तरीके से चलती रहे, बस ये ख्वाहिश है। उसमें चाहे वो एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो लाइटिंग की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी हो। और हाँ, ये भी तैयार हूं, जैसे अभी आपने कहा फिल्म में मौका मिलेगा, अच्छा मिलता है तो तैयार हूं करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बलवा जी, मैं पहले बोलना चाहूंगा, आपका आभार है। और मैंने देखा है आपकी आपकी जो एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें कि आप रंगकर्मियों का साक्षात्कार ले रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है। इसके लिए आपको साधुवाद, क्योंकि जो ये हमारी बातचीत है, हमारी आपकी, और जो भी बातचीत कर रहे हैं आप, जिन जिन लोगों तक पहुंचेगी, चाहे वो मजबूरी में देखें इसको, है ना, चाहे वो खुशी से देखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस रंगमंच का जो माहौल है चारों तरफ, उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा देंगे, आगे बढ़ने का संबल देंगे। और मुझे लगता है कि जब संवाद कहीं होता है तो उसके आयाम और बहुत बड़ा हो जाता है और वो बात बहुत दूर तक जाती रहती है। तो इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ।